सुभाष चंद्रा का एक बयान, मेरी रेपुटेशन को कुछ लोग बिगाड़ना चाहते हैं। दरअसल ये एनसीएलटी का पूरा जो एक फैसला है, जो एक यहाँ पर फैसला दिया गया, ये उसको लेकर बयान सामने आया है। और जिस तरह से प्रतिक्रियाएं कुछ आ रही है या एक फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है, ये उस पर बयान है कि लोग सच्चाई दबा देते हैं, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती है। 45,000 करोड़ की देनदारी हमारे ग्रुप पर थी, 43,000 करोड़ हमने चुकाया है, 2,000 करोड़ अभी भी रुका है। मैंने पर्सनल गारंटी कुछ लेंडर्स को साइन की थी, कुछ लेंडर्स के पूरे पैसे चुकाए गए, लेकिन उन्होंने भी अपने क्लेम दाखिल किए हैं। हम एक एक पैसा चुकाने के लिए तैयार हैं। बुजुर्गों ने यही सिखाया है, जिससे लिया है उसको देना है। ग्रुप के कैपिटल को मेरी निजी संपत्ति बताया गया है। तो ये बयान जो डॉक्टर सुभाष चंद्रा का अब सामने आया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये हम आपको यहां पर सुनवाते हैं पूरा बयान। नमस्कार। पिछले 2 दिनों से मुझे यानी सुभाष चंद्रा को भी कुछ लोग इस देश के ऐसे लोगों से जोड़ के देख रहे हैं या दिखा रहे हैं जिन्होंने अपने देश के फाइनेंशियल सिस्टम को किसी न किसी प्रकार से निचोड़ा है, किसी न किसी प्रकार से उनके पैसे लेकर के स्वयं के लिए महल, जहाज सब कुछ खरीदे हैं। लेकिन मुझे पता है और मुझे विश्वास है, जो प्यार, जो शुभेच्छा आप सब लोगों ने मुझे दी है, उसके कारण से हमारे ग्रुप ने जो मुसीबत हम पर 24 जनवरी 2019 को आई, एसेट और लायबिलिटी मिसमैच होने के कारण, और उस दिन मैंने अपने मन से, मेरे लोगों के कहने के बावजूद भी मैंने एक ओपन लेटर सब आप लोगों को लिखा, देश के सिस्टम को लिखा, बैंकिंग सिस्टम को भी लिखा, और उसमें कहा मैंने कि मैंने कुछ गलतियां की हैं। शायद मैं पहला ही व्यक्ति था जिसने अपनी गलतियां मानी, मुझे नहीं लगता, और शायद आखिरी अब तक के इतिहास में मैं ही अकेला व्यक्ति हूँ जिसने अपनी गलतियाँ मानी हैं। दूसरा कोई कॉरपोरेट वाला व्यक्ति ने, मैंने तो नहीं देखा कि किसी ने गलती मानी हो। और मैंने कहा कि भाई मैं सिस्टम का पूरा पैसा चुकाऊंगा, और मेरे ग्रुप की जितनी बोरोइंग एंटिटीज़ हैं वो भी चुकाएंगे। और वो किया हम लोगों ने। वो मैंने सभी बोरोइंग एंटिटीज़ को फोर्स करके करवाया। फैमिली के भी एसेट्स बेचे, अपने एसेट्स बेचे, कंपनी जी बेच दी थी लगभग, कुछ हमने रखा नहीं, अपने घर तक को गिरवी किया, लेकिन सबका पैसा चुकाया। लेकिन बहुत से लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि एक उदाहरण बन जाएगा कि एसएल ग्रुप ने, सुभाष चंद्रा और उसकी फैमिली ने सब कुछ सबका चुकाया, अपना बेच के भी चुकाया। उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा जिन्होंने नहीं चुकाया। तो तब से ही ये बातें चली आ रही हैं, और ये केवल अभी जो एनसीएलटी में
हुआ उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको 1 मिनट में। तो सच्चाई सही से नहीं बता रहे हैं आप लोगों को। हमने कल एक प्रेस रिलीज इशू किया, उसमें कुछ तथ्य सामने रखे हैं, लेकिन मैं सोचता था कि आपसे सीधी बात भी मैं करूं, आपको सीधा बताऊं, जिससे कि आप सबका जो प्रेम मेरे प्रति है वो बना रहे। और मुझे विश्वास है, मुझे कोई परेशानी नहीं है कि मेरी जो रेपुटेशन है उसको जो लोग बिगाड़ना चाहते हैं वो इतनी आसानी से बिगड़ेगी। क्योंकि सच्चाई दोस्तों अल्टीमेटली स्टैंड करती है। भले ही आज के युग में, कलयुग में, दुनिया धन के पीछे, धन के बीच में, धन की एक ढेर में सच्चाई को दबा देते हैं, प्रयास करते हैं कि अल्टीमेटली वो सच्चाई छुप नहीं सकती है। आखिरकार तो मनुष्य को अपना चेहरा खुद सवेरे शीशे में देखना होता है। मुझे पता होता है कि मैंने क्या गलत किया और क्या सही किया। तो उस दिन लगभग 45,000 करोड़ का देनदारी हमारे पूरे ग्रुप पर थी। उसमें से 43,000 करोड़ लगभग हमने चुकाया है। बाकी जो 2,000 करोड़ कहीं कंपनियों की जिनके एसेट लायबिलिटीज़ में गड़बड़ थी और थी, उस वजह से वो रुका है। ये जो विषय एनसीएलटी में हुआ तो वो केवल और केवल मैंने पर्सनल गारंटीज़ कुछ लेंडर्स को साइन करके दी थी, और मुझे नहीं पता क्यों, पर कुछ लेंडर्स के पूरे पैसे भी चुका दिए गए थे, लेकिन उन्होंने भी एनसीएलटी में अपने क्लेम दाखिल किए। किसी कारण से किए होंगे, होने नहीं चाहिए थे। बहुत से केसेस ऐसे हैं, ये जो टोटल क्लेम जो 22,000 करोड़ रुपया लोग बोलते हैं, केवल 3,900 करोड़ के लगभग था। और जब हमारे ग्रुप की टोटल देनदारी 45,000 की है, 42,000 उसमें से दे दिया गया, 43,000, 2,000 बचा, तो बाकी 3,900 कहाँ से आ गया? चलो खैर, जो भी है वो आया भी। इसमें से करीब 2,000 करोड़ ऐसे लोगों के हैं जिन्होंने कभी पर्सनल गारंटी इन्वोक भी नहीं की, उन्होंने भी क्लेम दाखिल किया। जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कोर्ट ने लगाए थे, उन्होंने सबका क्लेम स्वीकार कर लिया। और दोस्तों, उसमें से भी 620 करोड़ का क्लेम हमने सेटल किया है। जो बोरोइंग एंटिटीज़ हैं उन्होंने कुछ 1100 करोड़ के लगभग अभी भी ऑफर लैंडर्स के पास पड़ी हुई हैं। तो हमारे ग्रुप की एंटिटीज सब लोग कमिटेड हैं हर एक का एक एक पैसा चुकाने में। और उसके डिटेल में विषय में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा ये मानना है और यही बुज़ुर्गों ने सिखाया है कि जिसका देना है उसको दिया जाए। हमने बहुत से पैसे लेने भी हैं, कई जगह पे फंसे हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे स्टेट गवर्नमेंट से पड़े हुए हैं लेने के लिए, उसके पीछे लगे हैं हम। कुछ 1-2 प्रॉपर्टी और हैं जो बेची जानी है। उस वजह से ही आज जी वापस हमने 20% के लिए एक फैमिली ने अपने पैसे इकट्ठे करके लिया है। जहाँ तक मेरा निजी प्रश्न है, ये भी एक लांछन लगाया गया कि मेरे पास बहुत ज़्यादा वेल्थ थी जब हमने लोन लिया, लेकिन बाद में हमने कुल 31 करोड़ रुपए की दिखाई।
अब ये भी एक मिथ है जो किसी ने चला के रखा है। कहीं किसी ने रिकॉर्ड पे लिख दिया, ग्रुप की जितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन थी उसको ले लिया, उसको मेरा निजी संपत्ति के रूप में दिखा दिया। 45,000 करोड़ रुपया नेटवर्थ है सुभाष चंद्र की, ऐसा बताया 2017 में। जबकि मैं 2016 में जब राज्यसभा का सदस्य बना तो उसमें वहाँ पे डिक्लेरेशन देना होता है और डिक्लेयर किया। उस समय मेरी नेटवर्थ थी 39 करोड़ 339 करोड़ सम 70 lakhs और समथिंग। जब 2016 में मैं 39 करोड़ 60-70 लाख डिक्लेयर कर रहा हूँ तो 2017 में वो 45,000 करोड़ कैसे बन जाएगी? तो ये सारी चीज़ें कुछ लोगों को ठीक नहीं लग रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली सच्चाई जो है वो प्रिवेल करेगी। मैं बल्कि आपके माध्यम से बैंकिंग सिस्टम को, आज इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर को और बैंकिंग सेक्रेटरी इत्यादि को भी ये कहना चाहूँगा कि आप किसी इंडिपेंडेंट ऑडिटर को लगाइए, उनको इतना ही सवाल पूछिए कि भाई इस ग्रुप का जब इन्होंने पहली बार फाइनेंशियल मार्केट में डिफ़ॉल्ट किया उस समय कितना इनकी बोरोइंग थी और कितना इन्होंने अब तक पे किया। दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। आज मैं आपसे ठीक हंस के साधारण रूप से बात कर रहा हूँ, एक ऐसे व्यक्ति की तरह से बात नहीं कर रहा जिसका सब कुछ चला गया हो। जो आखिरी 6.5 करोड़ रुपया बचा है मेरे पास, वो भी अब इस प्लान के अनुसार पे करना पड़ेगा। एक मेरा छोटा रेजिडेंशियल मकान है, उसको मैंने पार्टली भाड़े पे दिया, उसकी इनकम से मैं अपना खर्चा चला रहा हूँ। मुझे कोई अफसोस नहीं है दोस्तों, और फिर कमाऊँगा, पायनियर हूँ, अच्छे काम नए काम करना जानता हूँ, आगे भी करूँगा। अभी तो फ़िलहाल तो एक मैंने स्विट्ज़रलैंड में मेरे मित्र हैं जो इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, उनके यहाँ सर्विस करने का मैंने एक प्लान किया है। डिटेल में दूंगा आपको आने वाले 1-2 हफ्ते में। उनकी इन्वेस्टमेंट भारत में और कहीं पे भी कुछ भी होगी तो वो देखूंगा, जिससे कि अपने आप को दोबारा इस्टेब्लिश कर सकूं। और आवश्यक ये भी है कि कहीं ना कहीं परिवार से 2-4 करोड़ रुपया उधार लेके उसको भी अपने किसी न किसी स्टार्टअप्स में और में लगाएंगे, जो कि आगे बढ़ सके, आगे वापस अपना जो खोया हुआ अतीत एक सक्सेसफुल पायनियर, और जिसने नए नए बिजनेस इस देश में शुरू किए, 8,000 परिवारों को रोज़गार दिया, इस देश की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट किया। मुझे ध्यान में आता है कि ये 50-52 साल के मेरे वर्किंग लाइफ में मैंने कम से कम फाइनेंशियल सिस्टम को 60-70 हज़ार करोड़ का ब्याज दिया होगा, लेकिन कमाया भी, आगे भी बढ़े। जो व्यक्ति 17 रुपये लेके निकला, एक समय में इस देश का वन ऑफ द रिचेस्ट टॉप 10% में भी नाम आया, मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। और आज सब कुछ चला गया, उसका कोई दुख नहीं है। तो मैं केवल और केवल आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी की बहकावे में मत आइए। गलत व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे दुनिया भर की बातें मेरे बारे में जो कही जा रही हैं, उनको वेरीफाई करिए। और मैं आपको अधिकार देता हूं कि आप मुझे, मेरा तो सब कुछ ओपन है, मुझे मेल करिए, आपके प्रश्न मेरे से पूछिए सीधा, मैं आपको जवाब दूंगा। इसके साथ ही आपने अपना अटेंशन मुझे दिया, मेरी इस वीडियो को, इस स्टेटमेंट को दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।
आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद। तो डॉक्टर चंद्रा जी का बयान यहां पर आपने सुना और साफ साफ शब्दों में अपने इस वक्तव्य में उन्होंने उन सवालों के भी जवाब दिए जो डीमीन करने की, जो डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ इकोनॉमी एक्सपर्ट मुकेश जैन जी जुड़ चुके हैं। मुकेश जैन जी, आपने सुना डॉक्टर चंद्रा का पूरा वक्तव्य। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि मैंने किसी भी लेन देन से एक भी रुपया नहीं लिया है, लोन नहीं लिया है। फिर ये 22,000 करोड़ की मामले में, ये हेडलाइन में उनका नाम एक बोरोवर की तरह पेश करना, क्या आपको लगता है कि तथ्यात्मक रूप से सही है? नहीं, सबसे पहले तो ना हमें एक ये समझना होगा कि दो मैं आपको डेफिनेशंस बताना चाह रहा हूं। एक होती है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, एक होती है पर्सनल इंसॉल्वेंसी। एग्जैक्टली। सो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में कंपनी की अपनी एसेट्स और अपनी बोरिंग के हिसाब से अलग से कार्रवाई होती है, और जो पर्सनल गारंटर्स होते हैं उनकी पर्सनल इंसॉल्वेंसी में कार्रवाई होती है। तो ये जो 6.5 करोड़ की जो कहानी है, ये बेसिकली पर्सनल इंसॉल्वेंसी की है, क्योंकि आपके पास जितनी एसेट होती है उसी में से ही प्रोपोर्शनेटली उसकी रिकवरी की जाती है। बिल्कुल। तो ये 22,000 करोड़ को बिल्कुल इनके साथ जोड़ना ये वाकई बहुत गलत है, क्योंकि ठीक है वो कंपनी में रहे, कंपनी में कहीं ना कहीं रिलेशन रहा होगा, बट वो सेपरेट चीज है। ये जो 6.5 करोड़ की जो कहानी है, ये उनकी असेट से रिकवरी है। सो ये अपने आप में एक अलग चीज है। इसको पूरा 22,000 करोड़ से जोड़ना कि उन्होंने 22,000 करोड़ का लोन लिया था जिसको 6.5 करोड़ में इसको चुकता दिया गया है, ये बहुत बड़ा मिथ चल रहा है। तो मुकेश जी, आपको नहीं लगता है कि जो डिफेम करने वाले हैं, जो इस तरह के फेक नैरेटिव बना रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उनको दरअसल पर्सनल गारंटी और पर्सनल लोन में अंतर ही नहीं पता है? उन्हें पता ही नहीं है कि एनसीएलटी का जो ये फैसला है, ये पर्सनल इंसॉल्वेंसी जो प्रोसेस है उस पर है, ना कि लोन माफ पर। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी चीज उठा सकते हो, है ना? तो वो मतलब पर्सनल इंसॉल्वेंसी कहीं भी मैंने देखा, बहुत कहीं भी इस चीज को यूज नहीं किया गया कि पर्सनल इंसॉल्वेंसी थी। पर्सनल इंसॉल्वेंसी की रिकवरी में उनकी पर्सनल एसेट से रिकवरी की गई है। और सबसे बड़ी बात है, 22,000 करोड़ का लोन अभी खत्म थोड़ी हुआ है। क्रेडिटर्स ने पर्सनल इंसॉल्वेंसी के प्लान को, जिसमें 81% थे वोट के साथ, इसको उन्होंने अप्रूव किया पर्सनल इंसॉल्वेंसी को। तो वो 22,000 करोड़ तो अभी भी स्टैंड कर रहा है। उसके लिए अलग से जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है, वो सारे मिलके जो फैसला करेंगे वो करेंगे। और जो असली बोरोवर्स है, लेकिन मुकेश जी, जो असली बोरोवर्स हैं, जो कंपनी है, वो अभी भी अपना जो देनदारी है उसको देने के लिए लायबल है। बिल्कुल लायबल है। जब तक ये फैसला नहीं होता है, ये आईबीसी के तहत जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, वो प्रोसीडिंग्स बहुत अच्छे से बनाई हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और उसके हिसाब से पूरी कार्रवाई होगी इसके ऊपर। बट इसको उसके साथ जोड़ना मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा मतलब अजीब सी बात है कि पर्सनल को आप पूरी कंपनी के साथ जोड़ के देख रहे हैं। और काफी मैंने पूरा बयान सुना सुभाष जी का, उन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीजें बिल्कुल खोल के बताई हैं। तो इसके बाद में रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, एनसीएलटी के रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, आप देखेंगे, आप अच्छे से अगर सर्फिंग करेंगे आपको एक एक चीज पता लग जाएगी। तो मुझे लगता नहीं है इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, यहां पर उन्होंने कहा कि भाई 45,000 करोड़ की जो देनदारी थी वो थी, इसमें 43,000 करोड़ रुपया जो कि चुका दिया गया है, बकाया बचा 2,000 करोड़। फिर ये 3,995 का आंकड़ा कहां से आ गया? ये देखिए, ये जो 3,900 करोड़ का आंकड़ा है, ये बेसिकली अभी इसका पूरा, जब तक पूरा रिकॉर्ड नहीं आएगा तब तक नहीं समझ में आएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इंसॉल्वेंसी पर्सनल अलग है और कॉर्पोरेट अलग है, दोनों को एक साथ जोड़ के देखना बहुत गलत है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हम अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें साथ ही साथ कि क्या झूठ फैलाया गया है, या क्या झूठ एक फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है। एनसीएलटी ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा क्या कहा, पहले तो हम यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि उनकी नेटवर्थ 2017 में 45,000 करोड़ रुपया के करीब थी। ये यहाँ पर झूठ फैलाया गया। और 2016 में डॉक्टर चंद्रा ने संसद में अपनी नेटवर्थ 39 करोड़ 8.08% यहाँ पर जो है वो बताई। अब क्या झूठ फैलाया गया और सच दरअसल क्या है, ये हम आपको इस माध्यम से बता रहे हैं। एनसीएलटी ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा की रीपेमेंट प्लान को मंजूरी दी, ये झूठ फैलाया गया। जबकि सच क्या है, डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने किसी लेनदार से 1 रुपये का लोन भी नहीं लिया है, उसको अपने वक्तव्य में उन्होंने स्पष्ट किया। अब दावा क्या किया गया झूठ फैलाने का? बैंकों ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा का खुद 22,000 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत कर्ज दिया था।
अनिल सिंघवी जी इस वक्त जी बिजनेस के एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि जो आरोप लगा रहे हैं उनको पर्सनल जो गारंटी है, जो पर्सनल लोन है, उसके बीच का अंतर ही नहीं पता। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए, लोन किसी का लेना और लोन के बारे में किसी को गारंटी देना दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। फर्ज करें कि आप और मेरी पहचान है, आपने कोई लोन खरीदा और लोन लिया और उस लोन के सामने बैंक आपसे सिक्योरिटी लेता है। अगर गलती से किसी वजह से आप उस लोन का समय पर भुगतान नहीं कर पाई तो बैंक अपनी आपकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उनसे वो लोन को रिकवर करेगा। उसके बाद भी अगर कोई पैसा बच जाता है तो चूंकि मैंने पर्सनल गारंटी दी तो बैंक मुझे कहेगा कि बकाया पैसा आप दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि लोन मैंने लिया है, मेरे अकाउंट में एक पैसा नहीं आया। और ठीक यही बात डॉक्टर सुभाष चंद्रा कह रहे हैं अपने वक्तव्य में। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने कभी भी किसी भी लेनदार से एक भी पैसा नहीं लिया। जी हाँ, ये बात सही है कि ग्रुप की कई सारी ऐसी कंपनियां थी जिनके लोन के सामने उन्होंने गारंटी दी। और एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो समझने लायक है, वो ये कि ये गारंटी कुछ ही लोन के लिए, शायद 3-4 हज़ार करोड़ का लोन ऐसा था जिसके लिए शुरुआत में दी गई थी जब लोन लिया गया था। बाकी गारंटी उन्होंने बाद में दी, तब दी जबकि लोन डिले हो रहे थे या डिफ़ॉल्ट हो रहे थे। देखिए, ये नीयत की तरफ इशारा करता है कि अगर लोन डिले हो रहे, डिफ़ॉल्ट हो रहे, तो कोई भी अपनी पर्सनल गारंटी नहीं देना जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि यह जिम्मेदारी आखिर में मुझ पर आनी है, आ सकती है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये कदम उठाया। क्यों उठाया? इसके पीछे कारण साफ है कि उनकी एक एक पैसा चुकाने की मंशा थी, नीयत साफ थी। न कोई देश छोड़ के भागना है, न कोई पैसा खा जाना है, न कोई पैसे को डिले करना है। उन्होंने अपनी एक एक फैमिली एसेट बेची है। जी एंटरटेनमेंट जो ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी, ब्लू चिप कंपनी, एक ज़माने में निफ्टी का हिस्सा होने वाली कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, उसके शेयर गिरवी रखे हैं, उनसे लोन लिया, उनको चुकाया, अपनी एसेट्स बेचिए और उसके बाद सारी देनदारियां कम की। एक उदाहरण आप बताइए हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट इतिहास का जिसमें कोई डिफ़ॉल्ट होने के बाद 43,000 करोड़ का रीपेमेंट करे। 2019 से लेकर अब तक 45,000 करोड़ रुपया जो बकाया था उसमें से 43,000 करोड़ रुपया उन्होंने वापस दिया है। ये उनकी नीयत और उनकी मंशा साफ दिखाता है। अब ऐसे में अगर कोई ये कहे कि उन्होंने 22,000 करोड़ की गारंटी दी, उसके सामने 6 करोड़ रुपए में सेटल कर रहे हैं, तो वो फिर कुछ समझते ही नहीं है फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। उन्होंने कुछ देखा और समझा ही नहीं, उन्होंने तथ्यों को देखा ही नहीं, न NCLT का ऑर्डर पढ़ा है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी एकदम जो कुछ भी आपकी कंफ्यूजन है वो साफ हो जाएगी। और सर, ये भी तो ना कि NCLT जो है उसने पूरा जो क्रेडिटर्स की वोटिंग है और पूरी जो इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया है उसी को ध्यान में रखकर ही तो ये फैसला दिया होगा। 100% देखिए, NCLT में जो कुछ भी होता है वो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो भी लेंडर्स है वो डिसाइड करते हैं, जज बाद में जाते हैं। पहले लेंडर्स डिसाइड करते हैं कि जो भी देनदार है उसने अपना प्लान क्या रखा है, वो कितना पैसा चुकाना चाहता है, किस तरह से चुकाना चाहता है, कब चुकाना चाहता है। सारे लेंडर्स उसे देखते हैं, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स उसे देखती है। ठीक है, इतना पैसा आप चुकाएंगे, इसी समय पे चुकाएंगे। कुछ सहमत होंगे, कुछ सहमत नहीं होंगे। लेकिन अगर 81% लेंडर्स सहमत हुए हैं और उसके बाद आरपी ने, जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, उसने ये प्लान पास किया है, इसका मतलब क्लियर कट है कि 81% लेनदार ये चाहते हैं कि ये प्लान सही है और उसे पास करना चाहिए। पूरी प्रोसेस फॉलो की गई और उसके बाद जजेस ने अपनी बेंच में ये फैसला दिया है। जी। और सर, ये भी तो ना, जिस 81% क्रेडिटर्स की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये भी तो संभव नहीं है ना कि जो क्रेडिटर्स है उन्होंने 6.5 करोड़ सिर्फ इसलिए स्वीकार कर लिए क्योंकि जो भी अवेलेबल जो एसेट्स है या फिर रिकवरी की जो वास्तविक संभावना है वो उससे भी कम है एक्चुअल में। बिल्कुल नहीं। देखिए, आपको हर वक्त ये देखना होता है एज ए लेंडर भी कि किस चीज़ की किस तरह की रिकवरी हो सकती है और कितनी हो सकती है। आपके सामने आपके पास क्या एसेट्स हैं या जिनसे रिकवरी करनी है उनकी क्या एसेट्स हैं, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के एक निर्णय लिया जाता है। ऐसा नहीं कि एक कोई भी एडहॉक आप निर्णय ले लें। एक प्रोसेस है, एक रूल रेगुलेशन की एक किताब बनी हुई है जिसके हिसाब से NCLT चलता है। और आप देखिए, कोई भी ऐसा एक प्रीवियस कोई एग्जाम्पल उठा के बता दीजिए जिसमें इतना पैसा डिफ़ॉल्ट होने के बाद में वापस चुकाया गया हो। एक एक एसेट बेचकर 45,000 करोड़ में से 43,000 करोड़ अगर वापस सिस्टम में आया है, ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने साफ अपने वक्तव्य में एक बात और ख़ास कही जो जानने समझने लायक है। अब तक उन्होंने अपने 50 साल के करियर में
करीबन 60 से 70 हजार करोड़ रुपए का ब्याज भी दिया है बैंकिंग सिस्टम को। ऑफ कोर्स सामने पैसा लिया, लोन लिया, उस पैसे को यूज भी किया, लेकिन उसके बावजूद बैंकिंग सिस्टम को इतनी कमाई हुई है 60-70 हजार करोड़ की। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई रिपेमेंट देने की कोशिश न की गई हो, लोन के भुगतान की कोशिश नहीं की हो, पूरी कोशिश की गई है और पूरी तरह से इसमें नियमों का पालन किया गया है। तो इसलिए तथ्यात्मक रूप से या जो भी एक फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, वो दरअसल तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। और एक सवाल ये भी कि दरअसल 22,000 करोड़ का जो कर्ज है उसको लिखने की बजाय या उसको कहने की बजाय ये स्पष्ट करना चाहिए कि ये पर्सनल गारंटर प्रोसीडिंग्स में एडमिटेड क्लेम्स हैं और जो बोरोवर्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो अभी भी लायबल हैं अपनी देनदारी के लिए अभी भी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देखिए, आप एक बात समझिए, सिंपल सी चीज़ है, अगर 22,000 करोड़ के लोन 6 करोड़ में सेटल होंगे और अगर वो गलत तरीके से होंगे, आपको क्या लगता है क्या सारा सिस्टम समझ नहीं रहा है? क्या सारे सिस्टम नहीं देख रहे हैं? क्या लगता है आपको एनसीएलटी में लोगों को नहीं पता है, बैंकर्स को नहीं पता, लेंडर्स को नहीं पता, एनसीएलटी की बेंच को नहीं पता? उन सबको पता है, उनको पता है कि अगर इस तरह की चीज़ होगी तो सवाल उठेंगे। इसीलिए लोगों ने क्या किया है, पूरे मीडिया ने, और स्पेशली सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस मीडिया में जो लोग समझदार हैं, जो एनसीएलटी की प्रोसेस को जानते समझते हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि वो इस तरह से इस मुद्दे को सेंसेशनल करके उठा रहे हैं कि जैसे 22,000 करोड़ का लोन 6 करोड़ में सेटल हो गया। कोई भी नहीं करेगा। आपको अगर किसी से 22,000 करोड़ लेने हो तो आप भी 6 करोड़ में सेटल नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूंगा। वो एक पूरी प्रोसेस, अगर आप जो अमाउंट ही 4,000 करोड़ का है बकाया, उसको आप 22,000 करोड़ करके दिखा दें और फिर कहें कि 6 करोड़ में सेटल हो गया। अच्छा, अब मजे की बात देखिए, जो 4,000 करोड़ का बकाया, उसमें से भी करीबन 625 करोड़ का तो पेमेंट हो चुका, 1100 करोड़ के आसपास के सेटलमेंट का ऑफर हो चुका है। तो मुश्किल से मैटर पूरा 2,000 करोड़ से ज़्यादा का तो है ही नहीं, लेकिन बताया ऐसे जा रहा है कि 22,000 करोड़ का लोन सिर्फ 6 करोड़ में देके छूट गई। उल्टा, एक्चुअली मैं बताऊं, जिस तरह से नैरेटिव बनाया जा रहा है सोशल मीडिया में, मीडिया में, लोगों को उल्टा ये गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि आप भी अगर इतना बड़ा लोन ले तो ऐसे छूट जाएंगे। ये फैक्ट नहीं है, ये सच नहीं है। सच ये है कि एनसीएलटी की पूरी प्रोसेस के माध्यम से अमाउंट निकल कर आया है और ये सिर्फ सुभाष चंद्रा जी की जो अपनी पर्सनल गारंटी के सामने उनकी जो लायबिलिटी है, उसमें से वो अपने पर्सनल पैसे देकर चुका रहे हैं। इसे दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और सर, यही कारण है कि वो पूरी प्रक्रिया पे ही इस तरह से सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं, आम लोग, सर, वो टेक्निकल टर्म्स नहीं जानते हैं। इसलिए जब हम वो 81% क्रेडिटर्स की आप यहां पर बात कर रहे हैं, उस रेजोल्यूशन प्लान की आप बात कर रहे हैं जो पक्ष में आया है, इट मींस कि इस तरह के आरोप लगाकर तो आप उस पूरे प्रोसेस पर, उस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। एब्सोल्युटली। मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, अगर 2019 जनवरी 2019 में जब डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि मैं अपने जो भी अपने लोन के रिपेमेंट करने हैं मैं इस वक्त नहीं कर पा रहा हूँ, उन्होंने एक तरह से अपने आप को डिफ़ॉल्ट घोषित किया। उसके बाद से लेकर अब तक करीबन 43,000 करोड़ रुपए उन्होंने चुकाए हैं। 45,000 करोड़ रुपए देने थे। क्या लगता है आपको, जिस आदमी को 45,000 करोड़ रुपए देने हैं और जो 43,000 करोड़ चुका दे, वो 2,000 करोड़ नहीं चुकाएगा? इतना तो छोटा अमाउंट बाकी रखेगा? अल्टीमेटली इतने सालों से जो प्रोसेस चल रही है, लीगल प्रोसेस चल रही है, केसेस चल रहे हैं, एनसीएलटी की प्रोसेस चल रही है, उस प्रोसेस में कहीं न कहीं जाकर आपको फुल स्टॉप आएगा। अब आप उसमें कोई एक किसी दिन का कोई अमाउंट पकड़ कर, आज का कोई अमाउंट पकड़ के अगर आप ये कह दें कि बस यही फाइनल है और उसको आप एकदम सेंसेशन बनाने की कोशिश करें, ये गलत है। इसका मतलब ये कि आप पूरी प्रोसेस पे सवाल उठा रहे हैं। इसी प्रोसेस में 50 केस, सैकड़ों केस सेटल हुए हैं अभी तक, जिस प्रोसेस में ये भी हुआ है। सो इसमें कहीं कोई प्रोसेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। पूरी प्रोसेस एनसीएलटी की निगरानी में हुई है, जजेस ने देखा है और उसके बाद ये सारा का सारा किया गया है। दिक्कत की बात यह है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पास में पैसे चुकाने थे, उन्होंने 2 आसान तरीके ढूंढे। एक आसान तरीका है देश छोड़ के भाग जाए, दूसरा आसान तरीका है हाथ खड़े कर दे, हम तो नहीं चुकाएंगे। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने तीसरा तरीका चुना जो मुश्किल वाला था। एक एसेट बेचूंगा, औने पौने दाम में बेचूंगा, कम भाव में भी बेचूंगा, और जब आपको पता हो कि आपको कोई चीज़ बेचनी है और मजबूरी में बेचनी, तो आप जानते हैं सामने वाला उसका कितना पैसा देगा, आधा देगा, 1/4 देगा, बहुत मुश्किल से देगा। ये सारी कंडीशन के बावजूद उन्हें ये सब करके अपनी एक एसेट बेच के 43,000 करोड़ रुपए चुकाए हैं। तो वो आदमी 2,000 करोड़ रुपए क्यों नहीं चुकाएगा? इतनी सी बात है। अगर ये किसी के समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो फिर आप सोशल मीडिया पे जो फेक नैरेटिव्स चल रहे हैं वो देखेंगे, उसके हिसाब से आप अपना मन बना लेंगे, हेडलाइंस बनाएंगे, उसका कोई इलाज नहीं। गलत परसेप्शन बना दिया और पर्सनल गारंटर और जो प्रिंसिपल बोरोवर है उसके बीच का फर्क ही मिटा दिया आपने।
चलिए वो भी ठीक है, मान लो कि आपने पर्सनल गारंटी दी, उसकी वजह से आप कहते हैं कि चलो गारंटी, लेकिन आप ये तो देखिए सिस्टम में पैसे कितने आए। हाँ। कोई एक एग्जाम्पल बताइए जिसने डिफॉल्ट होने के बाद 43,000 करोड़ रुपए सिस्टम को चुकाए हो, जो देश छोड़ के नहीं गया हो, या जिसने हाथ नहीं खड़े किए हो कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा, मेरे पास है नहीं, बढ़िया मैं हाथ खड़े कर दूं, क्यों देना है, किसका देना है, क्या कर लेंगे। अब डिफॉल्ट आप 1 रुपए के लिए करें, 1,000 या 1 लाख करोड़ के लिए करें, डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट है, लेकिन वो आसान रास्ता नहीं चुनकर डॉक्टर सुभाष चंद्र ने कहा मैं एक एक पैसे का भुगतान करूंगा। और आज भी जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो यही बात कही है कि मेरा जो भी पैसा बाकी है, मैं अब भी अगर कोई भी बाकी रहेगा मैं उसे चुकाऊंगा, मैं कहीं भाग के नहीं जाने वाला हूं, फिर से शुरुआत करूंगा, फिर से खड़ा होऊंगा और फिर से वापस से अपना एक मुकाम बनाऊंगा। इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए। एग्जैक्टली। और सर असल सवाल क्या ये नहीं होना चाहिए, बजाय उन पर ये ठप्पा लगाए 22,000 करोड़ का, कि इतनी बड़ी कॉर्पोरेट लेंडिंग आखिर हुई कैसे? भाई ऐसा है कि आप आके समझा देना, जिसको लगता है कि 22,000 करोड़ रुपए नहीं चुकाए या 22,000 करोड़ का लोन 6 करोड़ में सेटल कर दिया, आके कैलकुलेशन समझा दे, बता दे किस तरह से। और डॉक्टर चंद्रा ने तो साफ कहा है अपने स्टेटमेंट में, आखिर में कहा है जिस किसी को कोई भी सवाल है सीधा उन्हें ईमेल करे, वो सीधा जवाब देंगे। वो तो, और आप जानते हैं जितना डॉक्टर चंद्रा को वो भागने वालों में है नहीं, वो सामने से खड़े होकर जवाब देना जानते हैं। जिस किसी की इच्छा है पूछिए उनसे सीधा सवाल, वो जवाब भी देंगे और जवाब देने को तैयार भी है। जो आदमी सिंपल सी चीज है 43,000 करोड़ रुपए सिस्टम में लौटा सकता है, जो 60 से 70,000 करोड़ रुपए का ब्याज भर सकता है, उसको कोई 2,000 करोड़ रुपए के लिए कहीं मुंह छुपाने की या भागने की जरूरत बिल्कुल कहीं दूर दूर तक नहीं है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन इस मुद्दे को जी न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा ने स्पेशल शो डीएनए में भ्रम और तथ्य को विस्तार से समझाया है। देखिए। डीएनए मित्रों, विंस्टन चर्चिल का मानना था एक आधा सच झूठ के ब्रह्मांड में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हथियार है। यह भी सच है कि बौद्धिक बेईमान बहुत ही शातिराना अंदाज में इस हथियार का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं चाहूंगा ये जो कोटेशन हमने लिखी है इसे आज आप पूरा फुल फ्रेम लेकर आइए, एक बार इसको आप देखिए, पढ़िए और समझिए जो विंस्टन चर्चिल है उन्होंने क्या कहा था। एक आधा सच झूठ के ब्रह्मांड में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हथियार है। तो ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था, और इसी के साथ हम अपनी ये जो खबर है इसको शुरू कर रहे हैं। और इसके लिए ये शब्दों का ऐसा मकड़जाल बुनते हैं जिसमें सामान्य आदमी उलझकर अपना विवेक खो देता है। अवसरवादी बुद्धिजीवियों की ऐसी ही टोली ने ऋण माफी के नाम पर आज दिन भर अर्ध सत्य का भ्रम फैलाया। ये मामला डॉक्टर सुभाष चंद्रा से जुड़ा हुआ है, जिनको लेकर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने लोन सेटलमेंट का आदेश दिया। उस आदेश को बिना पढ़े, उसकी सत्यता को बिना परखे एक घोषित भ्रष्टाचारी ने अपनी कुंठा व्यक्त की और फिर देश के बौद्धिक भ्रष्टाचारियों ने उसे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मित्रों, कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स तथ्य को सही तरीके से नहीं रख रहे हैं। उनकी हेडलाइंस के जरिए भ्रम फैलाया जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स नाम के एक अखबार में खबर छपती है और उसके आधार पर कुछ और मीडिया प्लेटफॉर्म भी बिना तथ्यों की जांच पड़ताल किए खबर को भ्रामक तरीके से पेश करने लगे। कहने लगे कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा के 22,000 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज को महज 6.5 करोड़ रुपए में सेटल कर दिया गया और भी कई बेसिर पैर की बातें की गई। इसके आधार पर सोशल मीडिया पर भी झूठ फैलाया जाने लगा। विजय माल्या जैसा भगौड़ा भी प्रवचन देने लगा। विजय माल्या की बातों को तथ्य मानकर कुछ बुद्धिजीवी भी प्रवचन देने लगे। इतना ही नहीं, इन कही सुनी बातों के आधार पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी तथ्यहीन बातें करने लगे। आज हम आपको भ्रम और तथ्य के बीच का अंतर बताएंगे। आपको जानना चाहिए कैसे एक अफवाह को सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ाया गया। लेकिन सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि एनसीईआरटी के लोन सेटलमेंट ऑर्डर पर तथ्य क्या है। तथ्य यह है कि डॉक्टर चंद्रा ने किसी भी लेनदार से 1 रुपए का लोन भी नहीं लिया है। एसएल ग्रुप की कुछ कंपनियों ने उधार लिया था, जिसके लिए डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने केवल पर्सनल गारंटी दी थी। यह गारंटी लेनदारों को भरोसा देने के लिए दी गई थी, क्योंकि उनका इरादा था कि पैसे का भुगतान करना है। उनकी पर्सनल गारंटी की वजह से यह मामला एनसीएलटी में गया। उन पर लेनदारों के सिर्फ 3,992 करोड़ रुपए की पर्सनल गारंटी का क्लेम है। 22,000 करोड़ रुपए के लोन की गारंटी की बात बिल्कुल गलत है। इसमें से 620 करोड़ का क्लेम सेटल भी हो चुका है। इसके अलावा लेनदारों को 1,063 करोड़ रुपए के सेटलमेंट का ऑफर दिया जा चुका है।
इस तरह यह मामला करीब 2000 करोड़ का है, जिसे मीडिया में 22,000 करोड़ का बताया जा रहा है। सोचिए आप, 24 जनवरी 2019 तक कंपनियों पर करीब 45,000 करोड़ रुपए का बकाया था। पर्सनल गारंटी के सामने अब तक 43,000 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। बाकी 2,000 करोड़ रुपए के लिए भी प्रक्रिया जारी है। भारत के इतिहास में ऐसे कम ही मामले हैं जब एनसीएलटी में मामला जाने के बाद भी इतनी बड़ी रकम चुकाई गई। 45,000 करोड़ में से 43,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। इकोनॉमिक टाइम्स जैसे अखबार, दूसरे मीडिया ग्रुप और सोशल मीडिया इसे सनसनीखेज तरीके से पेश कर रहे हैं। लोगों को यह बताया गया कि 22,000 करोड़ रुपए का कर्ज 6.5 करोड़ रुपए में निपटा दिया गया। यह बिल्कुल सरासर गलत है। सच्चाई यह है कि जो लोग ऐसा प्रचारित कर रहे हैं उन्होंने एनसीएलटी के ऑर्डर को पढ़ा नहीं है, तथ्यों को समझा नहीं है। एक और झूठा तथ्य प्रचारित किया जा रहा है कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा की नेटवर्थ 2017 में 45,000 करोड़ रुपए के करीब थी, लेकिन यह भी उसी तरह का झूठ है जैसे सेटलमेंट का मामला बताया गया। मीडिया और सोशल मीडिया पर इस मामले में भी बिना तथ्य जाने रिपोर्टिंग की गई। सच्चाई यह है कि 2016 में संसद में डॉक्टर चंद्रा ने अपनी नेटवर्थ 39 करोड़ 8 लाख रुपए बताई थी। सोचिए, संसद में बताई थी ये। ऐसे में 2017 में 45,888 करोड़ रुपए की नेटवर्थ का दावा सरासर गलत है। एसएल ग्रुप की सभी कंपनियों के मार्केट कैप को नेटवर्थ मानकर 45,888 करोड़ का दावा किया गया, यानी एसएल ग्रुप की मार्केट वैल्यू को डॉक्टर चंद्रा की नेटवर्थ बताकर पेश किया जा रहा है। एनसीएलटी के ऑर्डर्स को कोई भी ध्यान से पढ़ेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है। बहुमत से एनसीएलटी ने यह फैसला दिया है, लेकिन इसके बाद भी झूठ के सहारे यह दुष्प्रचार किया जा रहा है। मित्रों, जब यह मामला इंसॉल्वेंसी में गया था तब डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने एक भावनात्मक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि सबका एक एक पैसा चुकाऊंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। और तब से लेकर अब तक 43,000 करोड़ रुपए चुकाए गए हैं। 24 जनवरी 2019 को लिखी गई उस चिट्ठी का एक अंश आज मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। डॉक्टर चंद्रा ने उस समय लिखा था, इस संदेश के जरिए मैं अपने सम्मानित फाइनेंशियल सपोर्टर्स से दिल से माफी मांगना चाहता हूं। मैंने हमेशा अपनी गलतियों को सबसे पहले माना है और हम अपने फैसलों के लिए हमेशा जवाबदेह रहे हैं और आज भी ऐसा ही करूंगा। अपने 52 साल के करियर में पहली बार मुझे अपने बैंकर्स, एनबीएफसीज और म्यूचुअल फंड से माफी मांगनी पड़ रही है, क्योंकि मेरा मानना है कि अच्छी नियत के बावजूद मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। इसके आगे उन्होंने लिखा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है और हमेशा की तरह मैं इसके नतीजों का सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं असल मुद्दे से भाग नहीं रहा हूं और हर एक व्यक्ति का पैसा लौटाने की पूरी कोशिश करूंगा। इस चिट्ठी को उन्होंने इन शब्दों के साथ खत्म किया था, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि जब तक उधार देने वालों का सारा बकाया नहीं चुका दिया जाता तब तक एक भी रुपया अपने पास रखने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इन लाइंस के साथ में उन्होंने इस पत्र को खत्म किया। इसके लिए जो उन्होंने बात कही, इसके लिए उन्होंने अपने कई एसेट्स भी बेच दी, कई संपत्तियों को औने पौने दाम पर बेच दिया, लेकिन अपने वादे पर कायम रहे। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि उन्होंने पैसे नहीं चुकाए तो वो झूठ बोलता है। सही नियत के साथ लगभग सारा पैसा चुकाया गया है, लेकिन लोग अपनी सुविधा के हिसाब से इसे सनसनीखेज बनाते हैं और यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि बैंकों का बड़ा पैसा डूब गया। अगर 45,000 करोड़ में से 43,000 करोड़ रुपए चुका दिए गए तो क्या किसी को शक होना चाहिए? एनसीएलटी के ऑर्डर में इन सारी बातों का जिक्र है। 81% लेनदारों ने इस योजना को मंजूरी दी है, तब भी यह विवाद खड़ा किया जा रहा है। अब समझिए कि भ्रम क्या है और तथ्य क्या है। भ्रम यह फैलाया गया कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने लोन लिया था, जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने 1 रुपए का भी लोन नहीं लिया, केवल पर्सनल गारंटी दी थी। भ्रम यह फैलाया गया कि 22,000 करोड़ के लोन की गारंटी दी, जबकि तथ्य यह है कि उन्होंने सिर्फ 3,992 करोड़ रुपए की गारंटी दी थी। भ्रम यह फैलाया गया कि डॉक्टर चंद्रा ने अपनी नेटवर्थ 45,888 करोड़ रुपए बताई थी, जबकि डॉक्टर चंद्रा ने संसद में बताया था कि उनकी नेटवर्थ 39 करोड़ 8 लाख रुपए है। जो लोग एनसीएलटी के फैसले में झूठ की मिलावट कर भ्रम फैला रहे हैं
उनके लिए भगोड़ा विजय माल्या आज नायक बन गया है, हीरो बन गया है। वो भूल गए कि भगोड़ा विजय माल्या भारतीय बैंकों को सैकड़ों करोड़ रुपए का चूना लगाकर कानून से बचने के लिए फरार हो गया था। भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 3:30 पर विजय माल्या ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। अब जो मैं आपको न्यूज वॉल पर दिखा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से देखिए। ये विजय माल्या है, भगोड़ा है, हर कोई जानता है किस तरीके से ये पैसा लेकर के भागा है। और 3:30 पर आज इस भगोड़े विजय माल्या ने एक पोस्ट किया। अब इस भगोड़े विजय माल्या की पोस्ट को लाइक और रीपोस्ट करने वालों में देश के कई सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं। बड़े अफसोस की बात है। तथाकथित कुछ पत्रकार हैं, कई बुद्धिजीवी हैं, कई जाने माने चेहरे हैं। सोचिए ये इनके लिए हीरो है। वो विजय माल्या जो देश का पैसा लेके भाग गया, वो इन तमाम लोगों के लिए हीरो है। इसलिए उसके जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आई उस पर लाइक करने में ये बहुत व्यस्त हो गए। और इतने व्यस्त हो गए कि इन्होंने ये भी सोचने की जहमत नहीं उठाई कि तथ्य क्या है, सच क्या है। सोचिए कैसे लोग हैं जिन्होंने अपनी तर्क शक्ति का पिंडदान कर एक भगोड़े को नायक मान लिया, रोल मॉडल मान लिया। उस भगोड़े को जिसने देश के बैंकिंग सिस्टम को हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचाया। ये कथित बुद्धिजीवी भूल गए कि ईडी की 2025-26 एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े मामले में 6,777 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड हुआ। बैंकों से किंगफिशर एयरलाइंस के लिए पैसे लिए गए, लेकिन इस पैसे को दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। ईडी ने माल्या पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए। स्पेशल कोर्ट ने 5 जनवरी 2019 को विजय माल्या को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किया है। इससे पहले भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा चुका है। एफएटीएफ की इंडिया जो इवोल्यूशन भी इन दोनों स्थितियों का उल्लेख करती है। ब्रिटेन की कोर्ट ने दिसंबर 2018 में माल्या को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया, लेकिन कानूनी दांवपेच अपनाकर माल्या भारत आने से बचता रहा। सोचिए ऐसे भगोड़े और फ्रॉड करने वाले के भी फैंस हमारे भारत में मौजूद हैं। ऐसे व्यक्ति को आज हीरो जैसा दर्जा दिया जा रहा है। सोचिए इन कथित बुद्धिजीवियों का कितना पतन हो चुका है। इन्हें फिर से यह जानना चाहिए कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने 24 जनवरी 2019 को एक ओपन लेटर लिखा था। इस लेटर में उन्होंने कहा था कि मैं वित्तीय संस्थानों से किए गए कर्ज की पाई पाई चुकता करूंगा। उन्होंने कहा था मैं भारत में ही रहूंगा और वो भारत में ही हैं। सबका कर्ज चुकाया है। सोचिए जो आदमी कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के बजाय देश छोड़कर भाग गया, जिसने बैंकों का 1 रुपया भी चुकता नहीं किया, अपने देश के कुछ बुद्धिजीवी अब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। मतलब अब ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, ये आप खुद तय कीजिए। डीएनए मित्रों, किसी खबर में अगर 22,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा लिख दिया जाए तो क्या सिर्फ इस एक नंबर से पूरी कहानी समझी जा सकती है? क्या हेडलाइन में बड़ा आंकड़ा देखकर यह मान लिया जाए कि उतनी ही रकम किसी एक व्यक्ति की देनदारी है? किसी भी फाइनेंशियल खबर में नंबर से ज्यादा जरूरी होता है उसका संदर्भ, यानी वो रकम किसकी है, किसके लोन से जुड़ी है, किसका क्लेम है और अदालत या ट्रिब्यूनल के सामने उसकी कानूनी स्थिति क्या है। और यही सवाल अब इकोनॉमिक टाइम्स की उस रिपोर्ट को लेकर उठ रहा है जिसमें डॉक्टर सुभाष चंद्रा से जुड़े मामले में 22,000 करोड़ रुपए और 6.5 करोड़ रुपए जैसे बड़े बड़े आंकड़े हेडलाइंस में सामने रखे गए। अब यहां एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, सवाल ये नहीं कि इकोनॉमिक टाइम्स ने इस खबर को पब्लिश किया। सवाल ये कि इतनी बड़ी फाइनेंशियल और लीगल स्टोरी में क्या ओरिजिनल एनसीएलटी के मूल आदेश के पूरे संदर्भ को खबर में उसी तरह अपने पाठकों के सामने रखा गया जैसा हेडलाइन में बड़े आंकड़ों को रखकर सनसनी फैलाई गई? मित्रों, ये पहली बार नहीं है जब इकोनॉमिक टाइम्स की किसी रिपोर्ट या हेडलाइन की फैक्चुअल एक्यूरेसी यानी तथ्यों की सटीकता पर सवाल उठे। साल 2006 में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट को सीधे सीधे फैक्चुअली इनकरेक्ट यानी तथ्यों के हिसाब से गलत बताया था। ईटी ने दावा किया था कि दिसंबर 2006 में 7 साल में पहली बार एक भी एफआईआई यानी विदेशी निवेशक सेबी में रजिस्टर नहीं हुआ, लेकिन सेबी ने कहा कि इस दौरान 31 नए एफआईआई रजिस्टर हुए थे। मतलब खबर में दिया गया दावा ही गलत निकला और सेबी ने यह भी कहा कि ईटी ने खबर छापने से पहले उससे पुष्टि नहीं की थी। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा मामला 2007 का है। इकोनॉमिक टाइम्स ने एक खबर की हेडलाइन लगाई, सेबी कैन नॉट डिसाइड टेक ओवर प्राइस, यानी सेबी टेक ओवर की कीमत तय नहीं कर सकता।
इस पर सेबी ने औपचारिक जवाब देते हुए कहा, यह हेडलाइन बेहद भ्रामक और गलत है। सेबी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऐसी बात कही नहीं गई थी और हेडलाइन से फैसले का गलत इंप्रेशन बन रहा था। ध्यान दीजिए मित्रों, यहां भी बहस सिर्फ इस बात पर नहीं थी कि खबर में कोई नंबर गलत था या नहीं। सवाल था कि सही या अधूरी जानकारी को किस तरह पेश किया गया और उससे पाठक यानी पढ़ने वाले के मन में क्या तस्वीर बन रही है। और फिर 2022 में नायका के प्रॉफिट नंबरों वाली खबर में भी ईटी को अपनी गलती सुधारनी पड़ी। खबर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के आंकड़े गलत छाप दिए गए। बाद में ईटी ने खुद करेक्शन करते हुए लिखा, वी रिग्रेट द एरर, यानी हमें इस गलती का खेद है। अब जरा इन उदाहरणों को मौजूदा मामलों से जोड़कर देखिए। जब खबर किसी कंपनी के शेयर, हजारों करोड़ रुपए की देनदारी या किसी बड़े कारोबारी की निजी आर्थिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हो तो एक नंबर या एक लाइन का गलत संदर्भ कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है, यह समझना मुश्किल नहीं है। और इसीलिए इस मामले में सबसे जरूरी सवाल यही है, 22,006 करोड़ रुपए आखिर किसका लोन था, किसका क्लेम था, कौन था प्रिंसिपल बोरोवर यानी असली कर्जदार, और 6 करोड़ रुपए किसके कंट्रीब्यूशन से जुड़े थे। क्योंकि अगर ये अलग अलग कानूनी और फाइनेंशियल कैटेगरी की रकम है तो इन्हें एक ही हेडलाइन में इस तरह रखना कि पाठक उन्हें एक ही व्यक्ति की देनदारी समझ बैठे, पूरी तस्वीर को बदल सकता है। अगर किसी खबर की हेडलाइन से कोई गलत इंप्रेशन बनता है तो क्या उस इंप्रेशन को भी उतनी ही प्रमुखता से ठीक किया जा सकता है जितनी प्रमुखता से मूल खबर दिखाई गई थी। क्योंकि मित्रों, खबर सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये सनसनी फैलाना भी नहीं है, बल्कि ये अपने दर्शकों, अपने पाठकों के प्रति बड़ी जिम्मेदारी लेकर भी है, जिसका पालन करने में इकोनॉमिक टाइम्स पूरी तरह नाकाम रहे। मित्रों, ऐसा नहीं कि सभी मीडिया ग्रुप ने इकोनॉमिक टाइम्स की तरह ही बेसिर पैर की खबर छापी हो। आर्थिक पत्रकारिता में एक और बड़ा नाम है बिजनेस वर्ल्ड। बिजनेस वर्ल्ड ने भी इस खबर की पड़ताल की। उन्होंने तथ्यों को समझा, पूरी छानबीन की और इसके बाद रिपोर्ट लिखी। इनके संस्थान में पढ़े लिखे लोग काम करते हैं। पूरी जानकारी जुटाने, एक एक तथ्य को समझने के बाद इन्होंने रिपोर्ट बनाई। इसलिए इनकी रिपोर्ट पर आप 100% यकीन कर सकते हैं। बिजनेस वर्ल्ड ने साफ साफ लिखा, 22,000 करोड़ रुपए की बात पूरी तरह गलत है। जो लोग सही ढंग से अंगणित नहीं समझ सकते उन्होंने इस तरीके की हेडलाइन लिखी। और ये बात सच में, ये बड़ी दिक्कत है हमारी पत्रकारिता के क्षेत्र में। पढ़ने लिखने वाले लोग जो है ना, उनकी बहुत कमी है। और आज तो मैं जो देख रहा हूँ, अपने कई परिचित लोगों को भी देख रहा हूँ, सालों से मीडिया में साथ में काम कर रहे हैं, पर आज उनको देखकर भी अफसोस हुआ कि पढ़ने लिखने की शायद जो उनकी परंपरा थी वो कम हो गई, कमजोर हो गई, पढ़ना लिखना बंद कर दिया। इस तरीके की हेडलाइन लिखी, उसके बाद सोशल मीडिया ने पूरी इस खबर को गलत ढंग से उठाया। बिजनेस वर्ल्ड ने आसान भाषा में पूरी खबर तथ्यों के साथ बताई है। उसने इस खबर को लेकर फैलाए जा रहे झूठ को भी उजागर किया। मित्रों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अपनी पोस्ट में उन्होंने एनसीएलटी पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कोई जानकारी नहीं जुटाई, बस सोशल मीडिया पर चल रही एक पोस्ट को उठाया और नई पोस्ट लिख दी। यानी उन्होंने भी इकोनॉमिक टाइम्स और भगौड़े विजय माल्या की ही बातों पर भरोसा कर लिया, तथ्य पर नहीं गए, रिसर्च नहीं की। वो चाहते तो अपनी टीम को कहते कि पहले पड़ताल कर लो, फिर मुझे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए लाइन लिखकर दे देना। लेकिन उन्होंने भी वही किया जो भगौड़े विजय माल्या ने किया, जो इकोनॉमिक टाइम्स ने किया। मित्रों, राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं। इसलिए हमें उनसे उम्मीद रखते थे कि वो कुछ भी लिखने से पहले जांच करते, तथ्य जुटाते, लेकिन उन्होंने ये बुनियादी काम भी नहीं किया। यहाँ हम बताना चाहेंगे कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने 2016 में संसद में ही बताया था कि मेरी संपत्ति 39 करोड़ 8 लाख रुपए है। बाद में गलत तरीके से उनकी संपत्ति 45,888 करोड़ बताई गई। सोचिए, अगर राहुल गांधी संसद के रिकॉर्ड ही देख लेते तो वो इस झूठ का शिकार नहीं हुए होते। उन्होंने ऐसा नहीं किया। वैसे राहुल गांधी ने यह पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी राहुल गांधी पर इसी तरीके के जो भ्रम है फैलाने के आरोप लगते रहे हैं। खास बात यह है कि वो भ्रम फैलाते हैं, तथ्य इधर उधर घुमाते हैं और उसके बाद शांत हो जाते हैं। अप्रैल 2019 में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इस तरह पेश किया जैसे उनके राजनीतिक नारे चौकीदार चोर है को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा था। 8 मई 2019 को उन्होंने कोर्ट में अनकंडीशनल जो माफी है वो मांगी। नवंबर 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक वीडियो साझा किया। इसमें दावा किया गया कि 151 ट्रेनें, रेलवे स्टेशन और अस्पतालों का निजीकरण कर दिया गया है। पीआईबी फैक्ट चेक में ये बात गलत निकली। 8 मार्च 2024 को राहुल गांधी ने कहा, क्या आपने कोई स्टार्टअप देखा है?
लेकिन पार्लियामेंट्री डेटा के अनुसार 31 दिसंबर 2023 तक देश में 1,17,254 स्टार्टअप्स मौजूद थे। इनमें 12 लाख से ज्यादा लोगों को सीधे नौकरियां मिली। फरवरी 2025 में राहुल गांधी ने भारत चीन विवाद पर पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवाणे के बयान का हवाला दिया। अगले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधिकारिक क्लैरिफिकेशन में कहा कि राहुल गांधी ने जिन शब्दों को आर्मी चीफ से जोड़ा वो आर्मी चीफ ने कभी कहे ही नहीं थे। अब सोचिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जो अफवाह फैलाई जा रही हैं, उसी में शामिल होकर के उसको गति दे रहे हैं। Zee News in partnership with करता प्रयाग PTMT फॉसेट्स